Hello everyone, welcome to Biological. I hope you all are doing well. I hope you all are doing fine. So this is another video lecture of the short series going on the Biological channel about the BARC OCS Biosciences. So अगर आप लोग को ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं या वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप ज़रूर से इसको लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा अपने सभी लोगों के साथ जो जितने भी लाइफ साइंस एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं सिर्फ बार्क का एग्जामिनेशन, और भी जितने एग्जामिनेशन लगातार चल रहे हैं तो ये सभी के लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो ये मेरा नाम है अर्पित चतुर्वेदी। तो हम लोग देखते हैं आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में। बेसिकली मेटाबॉलिज्म एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लाइफ साइंसेस के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अभी जैसे कि आपने अगर डीबीटी बेट का पेपर अभी दिया हो तो आपको पता होगा कि डीबीटी की बेट में पेपर में भी बहुत सारा बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन आया था और बार्क में भी बहुत सारा बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन आता है। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो अक्सर लोग छोड़ देते हैं मैं उनको कवर करने की कोशिश करूंगा आपके साथ, ताकि आपको वो चीज़ एक बार रिकॉल हो जाए, और अगर आपको नई चीज़ समझ में आती है वो तो ज़रूर से एक बार उसे आप पढ़ के देखें। तो हम लोग बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की कि मेटाबॉलिज्म आखिर है क्या। तो मेटाबॉलिज्म सुनने में देखने में बड़ा आसान सा लगता है कि हाँ एक सिंपल सा वर्ड है, लेकिन मेटाबॉलिज्म अपने आप में ही पूरी दो प्रोसेसेस से मिलके बना हुआ है। और वो दो प्रोसेसेस कौन सी हैं? एक प्रोसेस है एनाबॉलिज्म और एक प्रोसेस है कैटाबॉलिज्म। बेसिकली इन दो प्रोसेसेस से मिलके हमारा मेटाबॉलिज्म बना हुआ है। एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। और कैटाबॉलिज्म में जस्ट इसका अपोजिट होता है, एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर दिया जाता है। अब इसको आप कंसिडर कर सकते हो प्रोटीन से, जैसे छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स हैं ढेर सारे, उसको एक साथ जोड़ के प्रोटीन बना दिया गया। तो ये प्रोसेस हो गई एनाबॉलिज्म की, आपने कुछ लार्जर मॉलिक्यूल सिंथेसाइज किया। और कैटाबॉलिज्म में आपने इसका उल्टा किया, आपने प्रोटीन को तोड़ दिया ढेर सारे अमाइनो एसिड्स में। ठीक है, तो ये आपने क्या किया, लार्जर मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर दिया ढेर सारे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। तो ये दोनों ही प्रोसेसेस क्या है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म आती हैं मेटाबॉलिज्म के अंदर। बेसिकली जब भी हम कहते हैं कि हम किसी चीज़ का, किसी मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट का या लिपिड का या आपका न्यूक्लिक एसिड का या अपने अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म पढ़ना चाह रहे हैं तो वहाँ पे हम उसकी सिंथेसिस एज वेल एज डिग्रेडेशन दोनों चीज़ें पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वही होता है और यही हम देखना चाहेंगे कि क्या होता है। तो एक एक करके हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जब भी आप किसी भी प्रोसेस को एग्जैक्टली बायोकेमिस्ट्री में जब भी आप किसी भी प्रोसेस को पढ़ने जाएं तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ पे कौन कौन सी रिएक्शन एक्चुअली हो रही हैं। ठीक है, सबसे पहले तो कोई पता होना चाहिए रिएक्शन कौन कौन सी हो रही हैं। जब आपको पता चल गया कि रिएक्शन कौन कौन सी हो रही हैं तब आपको पता होना चाहिए कि उसकी साइट क्या है, कहाँ हो रही है। साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, गोल्जी प्रोटीन में, पेरोक्सिसोम में कहाँ हो रही है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि उस रिएक्शन का सबस्ट्रेट क्या है और उस रिएक्शन से प्रोडक्ट क्या बन रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं अगर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की, तो अगर हम एनिमल्स की बात करें तब तो हम लोग का जो कार्बोहाइड्रेट है वो डायरेक्ट शुरू होता है C6H12O6 से, और यहीं से हम लोग रेस्पिरेशन की प्रोसेस के थ्रू इसको ब्रेक करके क्या करते हैं, ATP की सिंथेसिस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि आखिर ये प्रोसेस क्या हो रही है, क्योंकि अभी डीबीटी में रिसेंटली ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे क्वेश्चन आया तो एक बार मैंने सोचा वो पॉइंट भी डिस्कस कर लेना चाहिए। अगर आप प्लांट्स की बात करो तो ये कार्बोहाइड्रेट कहाँ से आता है? ये कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स सिंथेसाइज होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। ठीक है, प्लांट्स में ये सिंथेसाइज होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में अगर हम देखने की कोशिश करें तो वो शुरू होती है CO2 के साथ, डार्क रिएक्शन। ठीक है, और एक चीज़ होती है ऑक्सीडेशन नंबर जो कि ये बताती है कि सेंट्रल एटम जो भी है उस पे या इस कार्बन पे कितना चार्ज है या होने की टेंडेंसी रखता है या होगा
इस कंपाउंड में। तो बेसिकली CO2 में कार्बन के ऊपर +4 होता है, या कार्बन का जो ऑक्सीडेशन है वो +4 होता है, और जब इसको कन्वर्ट किया जाता है C6H12O6 में, तब इस कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो हो जाता है 0। ठीक है, तो +4 से 0 तक आने के लिए आपको चाहिए इलेक्ट्रॉन, आपको चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो जब भी इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है या ऑक्सीडेशन नंबर का रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है, तब हम ये कहते हैं कि जो हमारा कंपाउंड है या जो मॉलिक्यूल है ये रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, इसका रिडक्शन हो रहा है। तो बेसिकली CO2 को हम रिड्यूस करते हैं C6H12O6 में, या कार्बन का हम रिडक्शन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का हम रिडक्शन करते हैं। अब उसके बाद फिर से ये C6H12O6 कहाँ चला जाता है? ये चला जाता है आपके रेस्पिरेशन की प्रोसेस में, और इसको ब्रेक डाउन करके अल्टीमेटली हम इससे क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं? CO2। CO2 में फिर से क्या ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा? +4। तो आपको +4 ऑक्सीडेशन के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट करने का मतलब है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का मतलब है, ऑक्सीडेशन नंबर के बढ़ने का मतलब है कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये फुली रिड्यूस्ड फॉर्म है C6H12O6। अब इसके आगे जो भी होगा वो इसका ऑक्सीडेशन ही होगा। ठीक है, तो हम इसका ऑक्सीडेशन करने की कोशिश करते हैं CO2 की फॉर्म में। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था पीछे का। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीडेशन तो हो गया, अच्छी बात है हमारे पास, ठीक है, लेकिन अभी हम फोटोसिंथेसिस पे फोकस नहीं कर रहे हैं, वो यूनिट हमारी अलग है, यहाँ वाला पार्ट। हम इधर आ जाते हैं अपने एनिमल वाले पार्ट पे, C6H12O6 लेके शुरू। ठीक है, तो अब इस C6H12O6 का हम ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दोनों ही प्रोसेस हमारे में नहीं होती, हमारे में दोनों ही प्रोसेस होती हैं। ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहली प्रोसेस जो ब्रेकडाउन में हमारे सामने आती है वो है ग्लाइकोलिसिस। उसके बाद हमारे सामने आती है क्रेब्स साइकिल, और क्रेब्स साइकिल तक अल्टीमेटली ये जो हमारा C6H12O6 है ये टूट चुका होता है। ये यहाँ से हमें 2CO2 निकलती हुई दिख जाती हैं। इसमें जितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं मैं आपको ज़रूर से बता दूंगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें सिंथेसिस की, तो हमारे सामने क्या आ रही है? अगर हम बात करें सिंथेसिस की, तो हमारे सामने आ रही है ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस। ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस, ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस हमारे सामने आ रही है। तो ये सिंथेसिस भी हो रहा है हमारे पास, ब्रेक डाउन भी हो रहा है। तो हम ब्रेक डाउन से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ब्रेक डाउन किस तरीके से हो रहा है, या ग्लाइकोलिसिस किस तरीके से हो रही है। ठीक है, तो इसका आपको जो क्या कहते हैं साइट है वो ज़रूर से पता होना चाहिए। जैसे कि जो आपका ग्लाइकोलिसिस है वो कहाँ होता है? ग्लाइकोलिसिस होता है आपका साइटोप्लाज्म में। क्रेब्स साइकिल होती है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में, और जो आपकी ग्लूकोनियोजेनेसिस है उसकी इनिशियल रिएक्शन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, और उसके बाद की प्रोसेस होती है आपकी साइटोसोल में या साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग एक करके देखने शुरू कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ग्लाइकोलिसिस से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ग्लाइकोलिसिस हमें क्या बताना चाह रही है। तो बेसिकली यहाँ पे एक एक रिएक्शन पे फोकस ना करते हुए हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ग्लाइकोलिसिस में डायरेक्टली हो क्या रहा है। तो हमें पता है ग्लाइकोलिसिस हमारी 2 फेज में डिवाइडेड है। ग्लाइकोलिसिस हमारी 2 फेज में डिवाइडेड है। सबसे पहले हमारी जो फेज है उसमें हम ATP क्या करते हैं? खर्चा करते हैं, या ATP यूज़ होते हैं, और सेकेंड फेज जो हमारी पे ऑफ फेज होती है उसमें हमको ATP वापस मिलते हैं। ठीक है, तो जब ATP खर्च करने की बात आती है, ठीक है, तब सबसे पहले शुरू होती है रिएक्शन ग्लूकोज से, और हेक्सोकाइनेज जो कि फर्स्ट एंजाइम है यहाँ पे हमारा जो ग्लूकोकाइनेज है वो क्या करेगा? इस ATP की मदद से ATP को यूज़ करेगा और कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ये रिएक्शन एग्जैक्टली क्यों होती है? ये रिएक्शन एग्जैक्टली इसलिए होती है क्योंकि एक बार ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर कर गया, ठीक है, तो ये बाहर भी जा सकता है अपने ट्रांसपोर्टर से, लेकिन अगर इस पर हम चार्ज डेवलप कर दें, अगर इस पर हम फॉस्फेट ऐड कर दें, तब ये उन ट्रांसपोर्टर से वापस बाहर नहीं जा जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो फर्स्ट स्टेप है, ये यूज़ करी जाती है एंट्रैपमेंट के लिए।
किसके इंट्रैपमेंट के लिए? ग्लूकोज के इंट्रैपमेंट के लिए सेल के अंदर की। अब तुम कहीं नहीं जाओगे, अब तुम सेल के अंदर इंट्रैप हो गए, ठीक है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया, उसके बाद फॉस्फोफ्रक्टो आइसोमरेज से बना लिया जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर दिया जाता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में एटीपी की मदद से, या एटीपी यहाँ पे यूज होता है। तो बेसिकली अब देख रहे हो 2 एटीपी यूज हो चुके हैं, 2 एटीपी यूज होते हैं ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में। उसके बाद फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट पे कौन सा एंजाइम एक्ट करता है? फ्रक्टोज बिस फॉस्फेट एल्डोलेज, और हमारे सामने आ जाता है DHAP एंड G3P, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जो कि ट्राइओस फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम्स की मदद से हमेशा आइसोमरिक फॉर्म में रहते हैं या इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म में रहते हैं। तो एक बार हमारे पास ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आ गया, उसके बाद इस पर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस एक्ट करता है, और यहाँ से हमको पहला अपना NADH2 मिलता है। ध्यान रखिएगा, ये बात कभी मत भूलिएगा, NADH2 मिलता है ग्लाइकोलिसिस से, NADH2 मिलता है क्रैब साइकिल से, और NADPH2 मिलता है हमको पेंटोस फॉस्फेट पाथवे से, जो कि एकदम अलग पाथवे है इससे। अब मतलब इसका ऑल्टरनेटिव पाथवे है ग्लूकोज का, लेकिन ग्लाइकोलिसिस और क्रैब साइकिल में हमको NADH2 मिलता है, उसमें हमको NADPH2 मिलता है। इसीलिए उस पाथवे की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है, इस पाथवे की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है, लेकिन कभी भी यहाँ पे NADPH2 अगर लिखा हो तो आप उसे करेक्ट मत करिएगा, वो गलत होगा। यहाँ पे बहुत बच्चों को घुमाया जाता है एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे। ध्यान रखिएगा, ग्लाइकोलिसिस में NADH2, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में NADPH2, ठीक है। तो आपके पास एक बार 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बन गया, उस पर फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एक्ट करेगा और आपका 3 फॉस्फोग्लिसरेट बना लेगा, और यहाँ पे आपको फर्स्ट ATP बनता हुआ मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस की मदद से 2 फॉस्फोग्लिसरेट बना लिया जाएगा, ठीक है। एक बार ये 2 फॉस्फोग्लिसरेट बन गया तो अब इनोलेस की मदद से इसको कन्वर्ट कर लिया जाएगा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में, और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से ये कन्वर्ट हो जाएगा अपना पायरुवेट काइनेज में, और यहाँ पे हमको सेकंड ATP देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आप अगर देखने की कोशिश करोगे तो हमारे पास पायरुवेट जो है वो आ चुका है यहाँ पे। ओवरऑल अगर इसकी स्टोकियोमेट्री देखने जाओगे तो यहाँ पे हमको 2 मॉलिक्यूल मिल रहे थे, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल मिल रहे थे। एक आपने DHAP बना था, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना था, जो कि DHAP कन्वर्ट हो गया था ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो बेसिकली इसके बाद से जितनी भी ये रिएक्शन है ये आपको हमेशा ट्वाइस देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे 2 ATP यहाँ, ठीक है, 2 ATP यहाँ, ओवरऑल 4 ATP बनेंगे आपके पास, 4 ATP बनेंगे, और जिसमें से आप 2 ATP माइनस कर दोगे। क्यों? क्योंकि वो 2 ATP शुरुआत में आप यूज कर चुके थे। तो ओवरऑल आपके पास 2 ATP बने, और प्लस आपको कितने, प्लस आपको NADH2 मिला, ठीक है, प्लस आपको कितने NADH2 मिले, आपको 2 NADH2 मिले, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिल रहा है। तो अल्टीमेटली आपके पास पायरुवेट आ गया, और ये पूरी की पूरी प्रोसेस कहाँ हो रही है? पूरी की पूरी प्रोसेस हो रही है आपके साइटोप्लाज्म में। तो ये हुई हमारी ग्लाइकोलिसिस की बात। हमको पता चल गया कि ग्लाइकोलिसिस में अल्टीमेटली हमको क्या देखने को मिल रहा है, हमको पायरुवेट मिल रहा है, कितना, 2 मॉलिक्यूल। शुरू हमने किया था 1 मॉलिक्यूल लूज से, जो कि था 6 कार्बन कंपाउंड, और अब हमको मिल रहा है पायरुवेट 2 मॉलिक्यूल, जो कि है कितना, 3 कार्बन कंपाउंड। और ये पायरुवेट अब मूव करेगा, ये पायरुवेट जो अब बना है साइटोप्लाज्म में, ये अब मूव कर जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया की ओर, ठीक है। ये अब मूव कर जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया की ओर, जहाँ पे आगे प्रोसेस होनी है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया में ये पायरुवेट कन्वर्ट किया जाएगा एसिटिल कोएंजाइम ए में, एसिटिल कोएंजाइम ए में। और इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए यूज अप होता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स, PDH या PDC इसको हम बोलते हैं, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। मैं चाहता तो यहाँ पे एंटर कर देता, लेकिन मैंने आपके लिए ये होमवर्क छोड़ा है। आपको ये पता करना है कि पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स में कौन सी 3 एक्टिविटी होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 चीज़ आपको पता करनी है, एक तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स में कौन सी 3 एक्टिविटी होती हैं, दूसरे कौन कौन से कोफैक्टर्स आपको यहाँ पे ज़रूरी होते हैं। मैं आपको इतना बता देता हूँ, जब ये पायरुवेट एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है तो पायरुवेट होता है 3 कार्बन कंपाउंड और एसिटिल कोएंजाइम होता है 2 कार्बन कंपाउंड। यहाँ से एक CO2 रिलीज हो चुकी होती है पहले ही, जब ये एसिटिल कोएंजाइम ए एंटर करता है क्रैब साइकिल में उससे पहले, ठीक है। तो अब ये आपका जो एसिटिल कोएंजाइम ए है, ये क्या करेगा,
ये एसिटिल कोएंजाइम में एंटर करेगा क्रेब्स साइकिल में या आपकी जो टीसी साइकिल है वहाँ पे। तो अल्टीमेटली जब ये एंटर कर रहा है क्रेब्स साइकिल में, मैंने स्टोकियोमेट्री रखी थी, वहाँ का स्क्रीनशॉट ले सकते हो स्टोकियोमेट्री वाली स्लाइड का, ठीक है। तो क्या होता है, ये आपका एसिटिल कोएंजाइम है। यहाँ पे क्या करना है, क्रेब्स साइकिल हम लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, किस चीज़ पे फोकस करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्रेब्स साइकिल हमेशा से पढ़ते हैं। अच्छा, जब मैं इंटरव्यू का सेशन बनाऊंगा अपना बार का, तब तो मैं आपको बता दूंगा कि क्या हुआ था, लेकिन अभी से क्योंकि ये सामने आया इसलिए बता देता हूँ कि जैसे ही जाके मैं खड़ा हुआ था वहाँ इंटरव्यू में, सबसे पहला क्वेश्चन जो मैम ने किया था वो ये कहा था कि ये है चौक, वो है बोर्ड और क्रेब्स साइकिल पर आती है तो बना दो, ठीक है। तो सबसे पहले पूरी क्रेब्स साइकिल मैंने ड्रॉ करी थी और उसके बाद फिर उस पर क्वेश्चन शुरू हुए थे। उसमें ये क्वेश्चन थे, एनाप्लेरोटिक रिएक्शन क्या होती हैं, इससे जितनी जुड़ी हुई एनाप्लेरोटिक रिएक्शन है वो बताओ, कहाँ कहाँ पे CO2 निकल रही है वो बताओ, कहाँ कहाँ पे NaDH2 बन रहा है वो बताओ, कहाँ FeDH2 बन रहा है वो बताओ, कहाँ ATP बन रहा है वो बताओ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और इसी चीज़ में मैं आपको कह रहा हूँ कि फोकस करो, ठीक है, क्योंकि वही लोग पेपर बनाते हैं, वही सारी चीज़ें होती हैं, तो वो आपको देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले क्या हुआ, ये एसिटिल कोएंजाइम आपका आया जो कि पायरुवेट से कन्वर्ट हुआ है, ये भी पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स की मदद से, और ये क्या होता है, ऑक्जेलो एसीटेट के साथ मिलके क्या बनाता है, सिट्रेट, ठीक है। ऑक्जेलो एसीटेट के साथ मिलके सिट्रेट सिंथेसिस की मदद से बनाता है सिट्रेट। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे कौन सी है, यहाँ पे ये जो ब्लू से अलग से मार्क्ड है ना, ये है एसिटिल कोएंजाइम A के कार्बन। मैं आपको बताना के वाला हूँ, एसिटिल कोएंजाइम A के कार्बन है ये और ऑक्जेलो एसीटेट के कार्बन है ये। अब आप ध्यान दीजिएगा, जब आगे CO2 निकलेगी, जब आगे CO2 निकलेगी तो ये दोनों कार्बन कहीं नहीं जाएंगे, ये दोनों कार्बन एज इट इज रहेंगे, और ये चीज़ पूछी जा चुकी है और पूछी जाएगी भी, ठीक है। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे इस तरीके से एडिशन हुआ है, उसके बाद उससे सिट्रेट को कन्वर्ट किया जाता है सिस एकोनेटेट में, ये कार्बन अलग से ब्लू मार्क्ड है। उसके बाद सिस एकोनेटेट को कन्वर्ट किया जाता है आइसोसिट्रेट में, और आइसोसिट्रेट में जब ये कन्वर्ट होता है तो देखिए 1 2 3 4 कार्बन ये आपको मिल रहे हैं ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के, ऑक्जेलो एसिटेट के, और 2 ये कार्बन आपको मिल रहे हैं एसिटिल कोएंजाइम A के या एसिटेट ग्रुप के, जो आया था कहाँ से, ऊपर से, जो पायरुवेट से आया था। ये 2 क्यों आए थे, क्योंकि एक CO2 पहले ही पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स की मदद से निकल चुकी है। ये एग्जैक्टली फोर्थ स्टेप जो है, जब आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटो ग्लूटरेट बन रहा है, तब यहाँ पे फर्स्ट CO2 मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होता है, फर्स्ट CO2 मॉलिक्यूल रिलीज होता है और आपका NaDH2 यहाँ पे बनता है। फर्स्ट NaDH2 सिंथेसाइज होता है फोर्थ स्टेप पे और फर्स्ट CO2 मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होता है। आप यहाँ पे देखिए CO2 मॉलिक्यूल रिलीज हुआ है, कौन सा, ये वाला कार्बन, ठीक है, ये वाला कार्बन रिलीज हुआ है, ना कि ये कार्बन जो कि आपको एसिटिल कोएंजाइम से मिले थे, तो वो कार्बन वहीं रहेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा कार्बन रिलीज होता है, तो एसिटिल कोएंजाइम के कार्बन नहीं रिलीज होते, ठीक है, ऑक्जेलो एसीटेट के कार्बन रिलीज होते हैं। फिर उसके बाद अल्फा कीटो ग्लूटरेट से बन रहा है सक्सिनिल कोएंजाइम में, ठीक है, और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है सेकंड CO2 का रिलीज, सेकेंड CO2 यहाँ से निकल रही है, NaDH2 फिर से हमको देखने को मिल रहा है, सेकेंड NaDH2, और यहाँ पे जो एसिटिल कोएंजाइम के कार्बन थे वो एज इट इज प्रेजेंट हैं, और जो सेकेंड CO2 था वो निकला है आपके जो ऑक्जेलो एसीटेट का कार्बन था वहाँ से। एक बार ये बाहर निकल गया, नेक्स्ट स्टेप पे सक्सिनिल कोएंजाइम A से जब सक्सिनेट बना, तब हमको क्या देखने को मिल रहा है, GTP बनता हुआ मिल रहा है। सक्सिनेट कन्वर्ट होता है फ्यूमरेट में, और यहाँ पे हमको फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड देखने को मिलता है या FADH2 देखने को मिलता है। यहाँ पे सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एक अकेला ऐसा एंजाइम है जो कि मेम्ब्रेन लिंक्ड होता है। ये क्वेश्चन भी इस बार पूछा गया था कि कौन सा इकलौता ऐसा एंजाइम है माइटोकॉन्ड्रिया में जो कि मेम्ब्रेन लिंक्ड होता है, फ्री नहीं होता मैट्रिक्स में। तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज अकेला ऐसा एंजाइम है जो कि मेम्ब्रेन या इनर मेम्ब्रेन लिंक्ड होता है, फ्री नहीं होता। फ्यूमरेट बन गया आपका, और फ्यूमरेट कन्वर्ट होता है मैलेट में, और मैलेट वापस से कन्वर्ट हो जाता है मैलेट डिहाइड्रोजनेज की मदद से ऑक्जेलो एसीटेट में, और यहाँ पे आपको NaDH2 मिल जाता है वापस से, ठीक है। तो ये हमको ओवरऑल प्रोसेस देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे हमको कितने NaDH2 मिल रहे हैं, 1 2 एंड 3, ठीक है। तो 3 NaDH2 है हमारे पास, प्लस हमारे पास एक GTP है, प्लस हमारे पास एक FADH2 है। तो इतना हम सामान लेके जा रहे हैं क्रैब साइकिल के बाहर,
ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हम लेके जा रहे हैं क्रेब्स साइकिल के बाहर, और हमने छोड़ के दिया है 2 CO2, ठीक है, 2 CO2 हमने निकाल दी है। तो बेसिकली यहाँ तक थी आपकी क्रेब्स साइकिल है, यहाँ तक था डिग्रेडेशन पाथवे। जरूर से आप बीच की चीज़ें पढ़िएगा। एनाप्लेरोटिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जो कि किसी दूसरी रिएक्शन को या दूसरे मैकेनिज्म को, दूसरे पाथवे को इस पाथवे के साथ जोड़े, ठीक है, इस पाथवे के साथ जोड़ें, ऐसी रिएक्शन को हम एनाप्लेरोटिक रिएक्शन बोलते हैं। ये सिट्रेट कहीं और जाके यूजअप हो रहा है, आपका आइसोसिट्रेट कहीं और जाके यूजअप हो रहा है, अल्फा केटीजी आपका अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म में यूज होता है, तो अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म बन रहा है उधर ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामेट, और वो अल्फा केटीजी यूज हो रहा है यहाँ पे भी, ठीक है। तो इस तरीके के रिएक्शंस को हम एनाप्लेरोटिक रिएक्शन बोलते हैं। जरूर से इनको ढूंढने की कोशिश करिएगा और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ग्लाइकोलिसिस हो गई, अपनी क्रेब्स साइकिल हो गई। हम देखते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस। ग्लूकोनियोजेनेसिस बिल्कुल अलग है ग्लाइकोजिनोलिसिस या ग्लाइकोनियोजेनेसिस से। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है नए ग्लूकोज मॉलिक्यूल का सिंथेसिस करना, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर हम देखें तो 2 एसिटिल ग्रुप्स लेके हम एंटर किए थे, 6 NAD प्लस ओवरऑल निकले हमारे पास, 2 FAD, 2 ADP प्लस PI जो है क्या किया हमने, ये को हम लेके गए और बाहर निकले लेके 4 CO2 यानी कि 4 CO2 को लॉस हुआ, 6 NADH2, 2 FADH2 एंड 2 ATP। बेसिकली ये जो ATP है और ये GTP है इसको इक्विवेलेंट ही माना जाता है, तो आप GTP लिखें या ATP लिखें एक ही बात है, ठीक है, लेकिन GTP लिखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा एक्यूरेट माना जाएगा, ठीक है। तो ये हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस अगर देखें तो बड़ी मज़ेदार प्रोसेस है, ठीक है। ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस अगर हम देखें तो बड़ी मज़ेदार प्रोसेस है। इसमें क्या हो रहा है, नए ग्लूकोज मॉलिक्यूल की सिंथेसिस हो रही है। ऐसा हमें क्यों करना पड़ता है? ऐसा हमें इसलिए करना पड़ता है कि कई बार जब आपकी बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्टिन्यूस फास्टिंग हो जाती है तो ग्लूकोज की आपके ब्लड में कमी होने लगती है, और ग्लूकोज की कमी बर्दाश्त नहीं की जा सकती क्योंकि ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर से इस तरीके से ब्लड और खुद के बीच में गैप बनाए हुए है कि इस ब्लड ब्रेन बैरियर को सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज ही पार कर सकता है। आपने सुना होगा जब ग्लूकोज की कमी होती है तो बॉडी कीटोन बॉडीज बनाने लगती है, ठीक है। कीटोन बॉडीज क्या होती हैं, इसी एसिटिल कोएंजाइम ए से बनती हैं, और वो कीटोन बॉडीज का नाम है एसिटोएसिटेट, एसीटोन और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। ये कीटोन बॉडीज को यूज करके हमारे बॉडी के बाकी सभी सेल्स एनर्जी पा सकते हैं एक्सेप्ट ब्रेन। तो अगर प्रोलॉन्ग्ड स्टारवेशन रहता है तो आदमी ब्रेन डेड हो जाता है, ना कि ऑर्गन डेड, ठीक है। ब्रेन डेड हो जाता है ना कि ऑर्गन डेड। तो ब्रेन को जरूरत है ग्लूकोज की, तो हम ग्लूकोज की सिंथेसिस को नहीं रोक सकते। अगर नहीं होगा ग्लूकोज तो हम ग्लूकोज तोड़ेंगे और फिर वापस से उससे ग्लूकोज बनाएंगे। हम उसको आगे ब्रेक डाउन होने नहीं जाने देंगे, लेकिन हम ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में मेंटेन करके रखेंगे जब तक हम रख सकते हैं तब तक, ठीक है। तो अब देखो, ग्लाइकोलिसिस है ग्लूकोज को तोड़ना, और ग्लूकोनियोजेनेसिस है ग्लूकोज को वापस से बनाना। ग्लाइकोलिसिस जो है इसमें कुछ ऐसे स्टेप हैं, या बेसिकली इसमें 3 ऐसे स्टेप हैं जो कि इरिवर्सिबल हैं, जो कि इरिवर्सिबल हैं। जितने भी स्टेप रिवर्सिबल हैं वो सारे के सारे सेम हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस में, लेकिन जो इरिवर्सिबल हैं वो स्टेप दिक्कत करते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस में। और उसमें से भी एक बहुत खास स्टेप है, एक बहुत अच्छा स्टेप है जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और वो कौन सा है, वो है आपका ये लास्ट स्टेप जो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुवेट का कन्वर्जन है वो, ठीक है। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुवेट का कन्वर्जन है वो। ये चीज़ आपको बहुत कम देखने को मिलेगी लिखी हुई, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। होता क्या है, पूरी रिएक्शन हो गई ऊपर से नीचे तक, उसके बाद फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो आपका PEP है इसको आपको कन्वर्ट करना है पायरुवेट में। तो आपने क्या किया, आपने यूज़ किया पायरुवेट काइनेज, और पायरुवेट फॉस्फोइनॉल पायरुवेट को पायरुवेट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। आपके पास पायरुवेट बन गया। यहाँ पे आपको क्या मिला, आपको एक ATP मिला। अब डायरेक्ट ऐसा कोई एंजाइम नहीं होता जो कि इस पायरुवेट को वापस से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। कोई भी ऐसा डायरेक्ट एंजाइम नहीं होता जो कि इस पायरुवेट को डायरेक्ट से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट कर दे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये पायरुवेट मूव कर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ये पायरुवेट मूव कर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में।
जब ये माइटोकॉन्ड्रिया में मूव कर जाता है तब इस पायरुवेट को कन्वर्ट किया जाता है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज की मदद से ऑक्जेलो एसीटेट में, ऑक्जेलो एसीटेट में, ठीक है। ऑक्जेलो एसीटेट भी आपका माइटोकॉन्ड्रिया, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज भी आपका माइटोकॉन्ड्रिया में है एंजाइम, और जो ऑक्जेलो एसीटेट को कन्वर्ट करता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में, उस एंजाइम का नाम है पेप कार्बोक्सी काइनेज, पेप कार्बोक्सी काइनेज। ये एंजाइम भी आपका माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में ही मिलता है। तो ऑक्जेलो एसीटेट को कन्वर्ट कर दिया जाता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में। अब कभी ऐसा हो जाए कि पेप कार्बोक्सी काइनेज माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर भी प्रेजेंट हो, तो मैं आपको बता दूं कि ऑक्जेलो एसीटेट के लिए माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में कोई भी डायरेक्ट ट्रांसपोर्टर प्रोटीन नहीं होता। इस ऑक्जेलो एसीटेट को आप कन्वर्ट करेंगे मैलेट में, फिर मैलेट की फॉर्म में बाहर लाएंगे और बाहर फिर से आप मैलेट से कन्वर्ट करेंगे ऑक्जेलो एसीटेट में, तब आप इसको यूज अप कर पाएंगे फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बनाने के लिए। इसीलिए पेप कार्बोक्सी काइनेज को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही रखा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर ही रखा जाता है, और एक बार फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बन जाता है तो ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आके अपनी वापस से जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो पूरी करने लगता है, ठीक है, वो रिएक्शन पूरी करने लगता है। उसके बाद हमको यहाँ पे जो सेकंड स्टेप है वो देखने को मिलता है कहाँ, जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज की मदद से, तो ये रिएक्शन होती है इरिवर्सिबल। तो यहाँ पे हमको एक एडिशनल एंजाइम यूज करना पड़ता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज, जो कि आपके साइटोसोल में ही होता है, और फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट को कन्वर्ट कर देता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। इसके अलावा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है हेक्सोकाइनेज की मदद से, लेकिन हमारे पास एंजाइम होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, जो कि उस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट करता है वापस से ग्लूकोज में, और ये एंजाइम भी हमारा साइटोसोल में प्रेजेंट होता है। तो इन दोनों स्टेप में हमें कोई बहुत खास दिक्कत नहीं, आपको सिर्फ यहाँ पे एंजाइम याद रखने हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज और फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज। लेकिन जरूरी है ये स्टेप फॉस्फोइनॉल पायरुवेट टू पायरुवेट और पायरुवेट टू फॉस्फोइनॉल पायरुवेट वाला स्टेप। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुवेट तो हमने बना लिया साइटोसोल में, लेकिन पायरुवेट से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बनाने के लिए हमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये दो रिएक्शन परफॉर्म करनी पड़ेंगी। कौन सी? पायरुवेट कार्बोक्सिलेज वाली और पेप कार्बोक्सी काइनेज वाली, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शन हमको परफॉर्म करनी होंगी, तब हम वापस से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बना पाएंगे। तो ये प्रोसेस थी सिंथेसिस की, ये थी कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस, और हमने यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट डिग्रेडेशन और सिंथेसिस दोनों देख ली। ग्लाइकोजन सिंथेसिस मैं इसलिए नहीं कंसीडर कर रहा हूँ क्योंकि वो प्रोसेस बहुत इजी है। नॉर्मल से दो एंजाइम आपको याद रखने हैं, ग्लाइकोजिनोलिसिस में और ग्लाइकोजेनेसिस में, तो वो आप आराम से देख सकते हो। यहाँ पे थोड़ी ट्रिकी चीज़ है तो मैंने सोचा इसको कंसीडर करना चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं लिपिड मेटाबॉलिज्म की। यहाँ पे भी कुछ बहुत खास चीज़ें हैं, कुछ बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं, और वो मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा। और यहाँ से भी मेरे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो भी मैं ज़रूर से शेयर करूँगा कि क्या पूछा गया था, ठीक है। तो लिपिड मेटाबॉलिज्म की बात करें तो फिर से वही चीज़ आ जाती है, रिएक्शन। भाई कौन सी ऐसी रिएक्शन हो रही है, क्या ऐसा हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर और हम देखना चाहें तो साइट, ये बड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें, लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है लिपिड मेटाबॉलिज्म की साइट में, ठीक है। तो वो सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। तो सबसे पहले रिएक्शन की बात करो आप, तो हम बात करते हैं सिंथेसिस की। हम बात करते हैं सिंथेसिस की कि आखिर इसकी सिंथेसिस जो है वो कहाँ हो रही है। फिर दूसरी चीज़ है हमारे पास बीटा ऑक्सीडेशन या डिग्रेडेशन। तो इसका बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है या इसका डिग्रेडेशन कहाँ हो रहा है, ठीक है। तो सिंथेसिस होती है इसकी साइटोसोल में, सिंथेसिस होती है इसकी साइटोसोल में, बीटा ऑक्सीडेशन होता है इसका माइटोकॉन्ड्रिया में। अब प्रोसेस इतनी आसान होती तो हमको सारे टेंशन तो वैसे ही दूर हो जाती, हमको इतना पढ़ना ही नहीं पड़ता। सिंथेसिस होती है उसके लिए हमको चाहिए होता है एसिटिल कोएंजाइम ए, ठीक है, हमारा शुरुआती प्रोडक्ट या हमारा शुरुआती सबस्ट्रेट या शुरुआती मॉलिक्यूल। एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक, और सिंथेसिस होनी है साइटोसोल में। एसिटिल कोएंजाइम ए को डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट करने का हमारे पास कोई मेथड नहीं कि डायरेक्ट ट्रांसपोर्टर लाए और उसको तुरंत ट्रांसपोर्ट कर दिया बाहर साइटोसोल में। तो हमें एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए इस एसिटिल कोएंजाइम ए के लिए। दूसरी चीज़, बीटा ऑक्सीडेशन हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, और जो हमारा फैटी एसिड है, जो फैटी एसिड है वो रिसाइड करता है कहाँ, वो होता है साइटोसोल में।
तो अब इस साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाने के लिए भी हमें एक सिस्टम चाहिए, तभी तो हम इस फैटी एसिड को ब्रेक डाउन कर पाएंगे, उसको तोड़ पाएंगे। तो ये दो शटल सिस्टम बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे फैटी एसिड की या लिपिड की मेटाबॉलिज्म के लिए। याद रखना आपको, फैटी एसिड की सिंथेसिस होती है आपकी साइटोसोल में, डिग्रेडेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोसोल में एसिटिल कोएंजाइम को लाने का मैकेनिज्म अपना है, और माइटोकॉन्ड्रिया तक फैटी एसिड को ले जाने का मैकेनिज्म अपना है। तो हम लोग एक एक करके सारी चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो है ट्रांसपोर्ट ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया टू साइटोसोल। ठीक है, ये चीज़ मुझसे पूछी गई थी इंटरव्यू में कि क्या ऐसी चीज़ होती है अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया हटा दें तो फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म पे क्या फ़र्क पड़ेगा, या वो सारी चीज़ें। ये पूछा गया था कहाँ सिंथेसिस होती है, सबकी साइट और सारी चीज़ें पूछी गई थी। ठीक है, तो किसी भी लेवल पे जा सकते हैं, कितना भी बेसिक पूछ सकते हैं, कितना भी ऊपर का पूछ सकते हैं। तो ये आपके अपने ऊपर है कि आप किस तरीके से कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बैठाए हुए हो। तो ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ये है हमारा साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया में एसिटिल कोएंजाइम है, ये सब हम सबको पता है। पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स से ये बन के आया हुआ है, ये हम सबको पता है कि एसिटिल कोएंजाइम है। लेकिन एसिटिल कोएंजाइम का कोई भी डायरेक्ट ट्रांसपोर्टर नहीं होता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, ये है माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन। तो एसिटिल कोएंजाइम को जोड़ दिया जाता है सिट्रेट के साथ, किसकी मदद से, एसिटिल कोएंजाइम को जोड़ दिया जाता है ऑक्सिलो एसिटेट के साथ, किसकी मदद से, सिट्रेट सिंथेस की मदद से। क्या सिंथेसाइज होता है, सिट्रेट। ध्यान आपको ये रखना है, सिट्रेट सिंथेस किधर होता है और सिट्रेट लाइस किधर होता है। इसी चीज़ पे फोकस किया गया था तब भी कि सिट्रेट सिंथेस कहाँ होता है। सिट्रेट सिंथेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जब सिट्रेट की सिंथेसिस करी जाती है, और ये सिट्रेट मूव करता है कहाँ पे, बाहर साइटोप्लाज्म की तरफ। ठीक है, सिट्रेट ट्रांसपोर्टर से ये मूव करता है बाहर की तरफ। ये सिट्रेट वापस से कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, एसिटिल कोएंजाइम ए और ऑक्सिलो एसिटेट में, किसकी मदद से, सिट्रेट लाइज। दो एंजाइमों को याद रखने हैं, सिट्रेट सिंथेस माइटोकॉन्ड्रिया में, सिट्रेट लाइज साइटोप्लाज्म में। और ये आपका एसिटिल कोएंजाइम बन जाता है, ये चला जाता है अपना फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए। और जो ऑक्सिलो एसिटेट है ये वापस से मैलेट डिहाइड्रोजनेस की मदद से कन्वर्ट होता है मैलेट में, और वापस से ये मैलिक एंजाइम की मदद से पाइरुवेट में कन्वर्ट होकर वापस आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अभी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि ऑक्सिलो एसिटेट के लिए कोई भी डायरेक्ट ट्रांसपोर्टर नहीं होता माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में, उसको मैलेट में कन्वर्ट होना होता है, फिर पाइरुवेट में कन्वर्ट होगा। वैसे डायरेक्ट मैलेट भी जा सकता है, लेकिन पाइरुवेट की मदद से वो अंदर मूव करेगा, कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, और फिर से ये साइकिल रिवर्स होगी, और इस तरीके से हमारे एसिटिल कोएंजाइम बाहर आएंगे। एसिटिल कोएंजाइम साइटोप्लाज्म में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, लेकिन फैटी एसिड जरूर सिंथेसाइज होते हैं। तो अब इस एसिटिल कोएंजाइम को बेस बना के फैटी एसिड की सिंथेसिस करी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए कुछ चीज़ बस आपको यहाँ पे याद कर रखनी है कि कौन कौन सी रिएक्शन होती हैं। सबसे पहले ये जो ACP लिखा है इसको हम कहते हैं एसाइल कैरियर प्रोटीन। होता क्या है, यहाँ पे आपके पास एसिटिल कोएंजाइम ए है, आपके पास 2 कार्बन का मॉलिक्यूल, ठीक है, 2 कार्बन। तो इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम कन्वर्ट करते हैं कार्बोक्सिलेशन की वजह से मेलोनिल कोएंजाइम ए में, जो कि है 3 कार्बन का मॉलिक्यूल, और इसको हम यहीं छोड़ देते हैं। ये हमारी होती है स्टेप फर्स्ट। ये एक तरीके से जैसे हम लोग ट्रांसक्रिप्शन में या रेप्लिकेशन में वो देखते हैं प्राइमर बनाते हैं, तो ये प्राइमर का काम करता है बेसिकली। तो मेलोनिल कोएंजाइम हमने बना लिया, अलग रख दिया। उसके बाद हम एसिटिल कोएंजाइम ए लाए, उसको हमने ACP से लाइगेट किया, और फिर हम ये मेलोनिल कोएंजाइम ए, ये है आपका मेलोनिल कोएंजाइम ए, और ये है आपका एसिटिल कोएंजाइम ए। फिर हम इस मेलोनिल कोएंजाइम और एसिटिल कोएंजाइम को आपस में मिलाते हैं, जिसमें एक CO2 निकलती है, और अल्टीमेटली हमको 4 कार्बन का कंपाउंड देखने को मिलता है। इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। उसके बाद रिडक्शन होता है, फिर हमको डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है, और फिर हम रिडक्शन करते हैं, और अल्टीमेटली हम इस मॉलिक्यूल पे पहुंच जाते हैं। तो अगर आपको 16 कार्बन का बनाना है तो आपको क्या करना होगा, आपको कितने 8 एसिटिल कोएंजाइम के मॉलिक्यूल चाहिए। अगर आपको 18 बनाना है, ठीक है, तो आपको 9 एसिटिल कोएंजाइम के मॉलिक्यूल चाहिए। इस तरीके से इसकी सिंथेसिस करी जाती है। आपको यहाँ पे याद क्या रखना है कि मेलोनिल कोएंजाइम फर्स्ट स्टेप पे बनता है। फिर आपको याद रखना है कि इनकी जो सीक्वेंस है वो क्या है, कंडेंसेशन, रिडक्शन, डिहाइड्रेशन, रिडक्शन। ठीक है, तो ये इनका सीक्वेंस है, कंडेंसेशन, रिडक्शन, डिहाइड्रेशन, रिडक्शन, ये इनका सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। इससे ज़्यादा डिटेल में आपको यहाँ पे चीज़ें याद रखने की ज़रूरत
नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी एक चीज़। इंपॉर्टेंट क्या था वो मैंने आपको बताया। ये इसके बाद दूसरी समस्या, अब ये सारी चीज़ें हुई हैं साइटोसोल में, ये सारी चीज़ें हुई हैं साइटोसोल में। आपके पास फैटी एसिड है साइटोसोल में और आपको डिग्रेडेशन करना है माइटोकॉन्ड्रिया में, आपको उसे तोड़ना है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो अब इसे माइटोकॉन्ड्रिया तक ले जाया कैसे जाए? ठीक है, तो यहाँ पे आता है आपका कार्निटीन पाथवे। ठीक है, ये है आपकी साइटोसोल, ये है आपकी इंटरमेम्ब्रेन स्पेस और ये है आपकी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में यहाँ पे कोएंजाइम ए को एसाइल के साथ लिंक करके, एसाइल ग्रुप के साथ लिंक करके एसाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट किया जाता है। ये एसाइल कोएंजाइम में एज इट इज आ जाता है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। ठीक है, और इस एसाइल कोएंजाइम ए के साथ कार्निटीन अटैच होता है। ठीक है, इस एसाइल कोएंजाइम ए के साथ कार्निटीन अटैच होता है, जो कि एक तरीके का ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल है। ये कार्निटीन जब अटैच होता है एसाइल कोएंजाइम ए के साथ तो उसको कहते हैं एसाइल कार्निटीन, और कोएंजाइम यहाँ से रिलीज हो जाता है, कोएंजाइम यहाँ से रिलीज हो जाता है, कोएंजाइम ए यहाँ से रिलीज हो जाता है। ये कोएंजाइम ए कभी भी माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में नहीं जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स का कोएंजाइम ए अलग है, साइटोप्लाज्म का कोएंजाइम ए अलग है। तो एक बार ये एसाइल कार्निटीन में कन्वर्ट हो गया तो ये एसाइल कार्निटीन के ट्रांसपोर्टर से क्या होता है, अंदर आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में, और यहाँ पे एसाइल कार्निटीन अलग हो जाता है किसकी मदद से, दूसरे एंजाइम की मदद से। जब इसमें माइटोकॉन्ड्रिया तक कोएंजाइम में ऐड होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है कार्निटीन प्लस एसाइल कोएंजाइम ए में। ठीक है, एसाइल कोएंजाइम ए में, कार्निटीन प्लस एसाइल कोएंजाइम ए में। ये एसाइल कोएंजाइम में चला जाता है बीटा ऑक्सीडेशन के लिए, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में ही हो सकती है। ठीक है, तो ये वहाँ चला जाता है और ये कार्निटीन वापस से इसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू चला जाता है दूसरा एसाइल मॉलिक्यूल या दूसरा फैटी एसिड मॉलिक्यूल लाने के लिए। अब होता क्या है, कुछ चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, अगर 12 कार्बन तक का फैटी एसिड है, अगर फैटी एसिड 12 कार्बन तक का है, तब ये डायरेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में जा सकता है बिना कार्निटीन यूज़ करे, बिना कार्निटीन पाथवे यूज़ करे ये डायरेक्ट जा सकता है। अगर 12 से 25 या 12 से 30 कार्बन तक का है तो ये कार्निटीन पाथवे यूज़ करेगा और फिर अंदर जाएगा। अगर इससे ज़्यादा बड़ा है तो इसकी जो डिग्रेडेशन है वो हमको परऑक्सीसोम में देखने को मिलेगी, माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है एज अ स्टेटमेंट। तो हमको ये यहाँ पे देखने को मिला और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम एक छोटा सा देख लेते हैं कि ये बीटा ऑक्सीडेशन होता क्या है। ठीक है, तो बेसिकली हमें इतनी बेसिक केमिस्ट्री पता है कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप होता है, मान लीजिए CHO एक फंक्शनल ग्रुप है और इससे पीछे एसोसिएटेड इस तरीके की कार्बन की चेन होती है, तो फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड फर्स्ट कार्बन को हम अल्फा बोलते हैं, दूसरे को बीटा, तीसरे को गामा, चौथे को डेल्टा। इस तरीके से हम नाम इनको देते हैं, इस तरीके से इनकी नेमिंग करते हैं। तो ये बीटा वही बीटा है यहाँ पे भी। अभी क्या हो रहा है, आपके पास ये फैटी एसाइल कोएंजाइम है जो ये कार्निटीन की मदद से आप अंदर लेके आए हो। इस फैटी एसाइल कोएंजाइम में ये आपका एसाइल ग्रुप लगा हुआ है, उसके बाद C अल्फा, C बीटा, C गामा ऐसे करके आगे जो कार्बन्स हैं वो अटैच्ड हैं। सबसे पहले एसाइल कोएंजाइम में डिहाइड्रोजनेज की मदद से यहाँ पे FADH2 बनाया, FADH2 निकलता है इसमें, और क्या होता है FAD+ को यूज़ करके FADH2 बनता है। और इसके साथ साथ आपका जो बीटा कार्बन है या जो हमारे पास अल्फा और बीटा कार्बन है, यहाँ पे हमको डबल बॉन्ड ऐड करना होता है। ठीक है, इसका हम अनसेचुरेशन करवाते हैं, एक तरीके से यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐड करवाया जाता है। उसके बाद इनॉइल कोएंजाइम हाइड्रेटेज की मदद से क्या होता है, हाइड्रोलिसिस करवाई जाती है और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड टूट के OH और H इस तरीके से मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के तहत ऐड हो जाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, एल हाइड्रोक्सी एसिटाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजनेज की मदद से यहाँ पे दूसरा NADH2 बनता है और इसको कन्वर्ट कर देते हैं बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम ए में। ठीक है, बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम ए में यहाँ पे बेसिकली OH को हम कीटो ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं, OH को हम कीटो ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं और उसके बाद बारी आती है एसाइल ग्रुप को रिप्लेस करने की।
कोएंजाइम ASH आता है और इस एसाइल ग्रुप को रिप्लेस कर देता है। एसिटिल कोएंजाइम A बाहर हो जाता है, यानी कि 2 कार्बन की मोइटी बाहर हो जाती है और ये जो कोएंजाइम A आया था ये इस बीटा कार्बन पे ऐड हो जाता है। ये चीज़ बार बार रिपीट होती रहती है जब तक आपकी मोइटी 2 कार्बन की ना बचे। बेसिकली अगर आपने 16 कार्बन से लेके शुरू किया था तो आपको अल्टीमेटली 8 यूनिट्स मिलेंगी 2 कार्बन की। उसके बाद ऐसे ही अगर आपने 18 कार्बन से शुरू किया था तो आपको 9 यूनिट्स मिलेंगी 2 कार्बन की। अगर आपने ऑड नंबर लेके शुरू किया है, मान लीजिए 17, तो आपको क्या मिलेंगी, आपको 7 यूनिट मिलेंगी। आपको 7 यूनिट मिलेंगी किसकी, एसिटिल कोएंजाइम A की, और 1 यूनिट आपको मिलेगी मेलोनिल कोएंजाइम A की। और मेलोनिल कोएंजाइम A को आगे फिर से कन्वर्ट किया जाता है एसिटिल कोएंजाइम में कार्बोक्सिलेशन करवा के उसका, ठीक है। तो ये चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी। तो इतना था आपका लिपिड मेटाबॉलिज्म और क्या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। जितना ज़्यादा हो सकता है मैंने कम से कम समय में बताने की कोशिश करी है। आप लोग ज़रूर से एक बार पढ़िएगा, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा। और अब हम लोग कोशिश करेंगे अगले लेक्चर में मतलब न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म और अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म के बारे में जानने की। और ज़रूर से आप जानते हैं कि मैं आपको कहाँ मिलूँगा। आप लोग गुरुमंत्र एकेडमी ज्वाइन कर लीजिए। बहुत मिनिमम प्राइस है, बहुत कम प्राइस है इस कोर्स का। ओनली 9,999 फॉर एन ईयर, पूरे 1 साल के लिए आपको ये मिल रहा है। 1 सितंबर से गेट 2022 का कोर्स शुरू हो रहा है। एक साथ आपको कहीं भी गेट BT और एक्सेल नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको गेट BT भी मिल रहा है और एक्सेल भी मिल रहा है, दोनों मिल रहे हैं, ठीक है। गेट BT भी मिल रहा है, गेट एक्सेल मिल रहा है। आप मेरा कोड यूज़ करिए अर्पित10 और इससे आपको 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा। अर्पित10 कोड यूज़ करके आपको 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा और आप विजयी हो जाएंगे, ठीक है। तो सपोर्ट करिए, बाकी बने रहिए, पढ़ते रहिए, मज़े करिए। कोई भी दिक्कत होगी तो हम लोग सब लोग हैं, आपस में मिलके देख लिया जाएगा, ठीक है। तो बाय बाय, साइनिंग ऑफ।